आज परीक्षार्थियों के लिए एक खुशी की बात है कि बिहार में एमवीआई की वैकेंसी निकली है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की बहाली निकाली गई है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स अपने एलिजिबिलिटी को पूरा करते हैं वो इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर दें। और चूँकि एमवीआई ऑफिस बहुत ही अच्छी ऑफिस होती है और वहाँ उन्हें अच्छा मतलब जिम्मेदारी भरा कार्य सौंपा जाता है। तो ये था फ्रेंड्स बीपीएससी के तहत निकलने वाली कुछ वैकेंसी की जानकारी। और साथ में सिटी मैनेजर की भी बहाली बिहार में निकली हुई है, तो उसे भी भरने की कोशिश करें। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का करंट टॉपिक। आज के करंट टॉपिक का जो मेन बिंदु है वह है ऋषि कपूर, शिवदास मीना, 6+2+1 ग्रुप, चुन्नी गोस्वामी, आरबीआई और ट्विटर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, आईआईपीए, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, जहाज और अनुच्छेद 30। इसे देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। शुरू करते हैं पहला ऋषि कपूर के बारे में। तो बहुत ही यह दुखद समाचार हम लोगों के लिए है कि पिछले 2 दिनों में हमने बॉलीवुड के 2 सुपरस्टार को खो दिया। परसों जहां हमने इरफान खान को खोया है, वहीं कल ऋषि कपूर जैसे बॉलीवुड अभिनेता को इस दुनिया से अलविदा कह दिया। तो ऋषि कपूर दरअसल फ्रेंड्स उनकी जो मृत्यु हुई है वह कैंसर के कारण हुई और इनका जो लाइफ पीरियड रहा है वह 1952 से सन 2020 तक। 1952 में इनकी जन्म हुई थी मुंबई में और बॉलीवुड में जब इन्होंने कदम रखा तो इनका पहला जो मूवी था, पहली जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर, जिसके लिए उन्हें 1971 ईस्वी में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। उसके बाद उन्होंने बॉबी फिल्म बनाई और उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 1974 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी जो अंतिम फिल्म रही है वो है मंटो। हालांकि इसमें हम कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं, कहीं कहीं पर मुल्क भी देता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा इनकी अंतिम मूवी क्या थी, मंटो या मुल्क। और पिछले 2008 में इनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये था कुछ खबरें ऋषि कपूर के बारे में। अब देखते हैं अगला टॉपिक, शिवदास मीना। शिवदास मीना को हुडको का सीएमडी बनाया गया है। हुडको माने हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड इंटरप्राइजेज। फिर से सुन लें, हाउस एंड अर्बन डेवलपमेंट कोऑपरेशन लिमिटेड, दरअसल ये एक इंटरप्राइजेज है। इन्हीं को तो शिवदास मीना को हुडको का सीएमडी यानी चेयरमैन विथ मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। शिवदास मीना जो हैं वह 1989 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। चूँकि हुडको यहाँ पे आया है तो हुडको के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन वर्ष 1970 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में है। अगला टॉपिक देखते हैं, 6+2+1 ग्रुप। ये ग्रुप जो है पिछले कुछ दिनों में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र का कहना था कि इस ग्रुप के जरिए अफ़गानिस्तान में शांति की बहाली करने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि अफ़गानिस्तान में जो है अशांति का माहौल चल रहा है, वहाँ गवर्नमेंट और तालिबानी संगठन में हमेशा कुछ ना कुछ विवाद होता रहता है। तो उसी को समाप्त करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया था। तो इसमें 6 का जो मतलब होता है, 6+2+1 ग्रुप में 6 का जो मायने है उसमें 6 कंट्री हैं, 6 कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। यानी इसमें 4 जो हैं वह मध्य एशिया की कंट्री हैं, एक ईरान जो है पश्चिमी एशिया का कंट्री है और बाकी जो है चाइना और पाकिस्तान तो भाई भाई है, वो तो हम लोग जानते ही हैं। 2 कंट्री का मतलब इसमें हुआ 2 का कि उसमें है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और रसिया। उसी तरह से 1 मतलब अफगानिस्तान। तो इस तरह से ये ग्रुप बनता है 6+2+1 ग्रुप, जिसका उद्देश्य है अफगानिस्तान में शांति बहाल करना। चूँकि वहाँ तालिबानी संगठन एक है जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पीछे की कहानी यह है कि अफगानिस्तान मध्यकाल में यानी ब्रिटिश युग में कई कबीलों में बटा हुआ था। उसमें कई तरह के कबीले थे, जैसे हमारे हिंदुस्तान में गोत्र सिस्टम होता है, उसी तरह से अफगानिस्तान में कबीलाई प्रथा होती थी। तो उस सिस्टम में जो कबीला बहुत ही तेज़ तर्रार था शरीर से, बुद्धि से, तो उसने क्या किया कि आने वाले समय में अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत स्थापित कर ली। और चूँकि
वहाँ जो अफ़गानिस्तान में मतलब कुछ ऐसे कबीले हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है, तो उन्हीं की तरफ से यह डिमांड किया जा रहा है कि हमें भी सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। और इसी के लिए जो है वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ विवाद गवर्नमेंट और तालिबानी संगठन के बीच में होता रहता है। तो ये था फ्रेंड्स कुछ जानकारी। आगे देखते हैं चुन्नी गोस्वामी। तो जिस तरह से हमने बॉलीवुड अभिनेता को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया, उसी तरह से एक फुटबॉलर थे जिनका नाम है चुन्नी गोस्वामी। तो इनका भी निधन हो गया है। और ये जो थे एक खिलाड़ी थे, यानी एक फुटबॉलर थे, प्रसिद्ध फुटबॉलर थे। इन्हें जो है 1963 ईस्वी में अर्जुन पुरस्कार और 1983 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। दरअसल इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था, और अब वो जगह जो है बांग्लादेश में शामिल हो गया है। लेकिन जिस समय ये जन्म लिए थे उस समय वो जगह भारत का एक हिस्सा था। तो ये था कुछ चुन्नी के बारे में जानकारी। आगे देखते हैं आरबीआई और ट्विटर। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये कल खबर देखने को मिली कि ट्विटर पर विश्व में सबसे ज़्यादा फॉलोवर पाने वाला जो केंद्रीय बैंक बन गया है वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन गया है। और ये बहुत खुशी की बात है कि ट्विटर पर आरबीआई जो है अपना सबसे ज़्यादा फॉलोवर बनाया है। और साथ में एक इसी में न्यूज़ है फ्रेंड्स कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने ट्विटर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अनफॉलो कर दिया है। जहाँ मतलब एक तरफ ट्विटर जो है आरबीआई को फॉलो कर रहा है, वहीं ट्विटर पर कुछ देशों के द्वारा हमारे माननीय प्रधानमंत्री को अनफॉलो किया जा रहा है। तो इसके पीछे जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो अमेरिकी एजेंसी जो USCIRF की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो भेदभाव किया जाता है, उसी को लेकर के ऐसा काम USA ने किया है। अब चूंकि यहाँ पर ये ट्विटर आया है तो थोड़ा ट्विटर के बारे में देख लेते हैं कि ये इंटरनेट पर सन 2006 से प्रारंभ हुई थी, और इसे 4 व्यक्ति ने मिलकर शुरू किया था ट्विटर को। आगे देखते हैं UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। ये न्यूज़ में इसलिए था कि पिछले कई दिनों से सुना जा रहा है कि UGC जो है अब शैक्षणिक कैलेंडर में सुधार करेगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब तितर बितर होकर रह गया था। तो उसी में जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग शैक्षणिक कार्य को, परीक्षा तिथि को फिर से नए सिरे से निर्धारित करेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि UGC के बारे में। दरअसल UGC की स्थापना जो हुई थी वह 1953 ईस्वी में हुई थी, और इसके जो संस्थापक थे वह अबुल कलाम आज़ाद थे। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं DP सिंह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC को बनाने का जो उद्देश्य था वह था यूनिवर्सिटी को मान्यता प्रदान करना, यानी यही वह संस्था है जो हमारे विश्वविद्यालय को मान्यता प्रदान करता है। तो ये थी कुछ जानकारी UGC के बारे में। आगे देखते हैं IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये न्यूज़ में इसलिए था कि इसकी 45वें दीक्षांत समारोह की बैठक हुई थी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। चूँकि यह बैठक जो हुई है वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है। तो IIPA जो है ये एक लोक प्रशासन से संबंधित संस्था है, जिसे पॉल H.A. पल्लवी की रिपोर्ट पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1959 ईस्वी में स्थापित किया था, और इसका जो हेडक्वार्टर है वह नई दिल्ली में है। IIPA यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है कि लोक प्रशासन में आने वाले दिनों में इस तरह से सुधार करना, यानी उसके बारे में ऐसा शोध करना कि बिल्कुल उसमें करप्शन ख़त्म हो जाए और वह अपने उत्तरदायित्व का सही ढंग से निर्वहन कर सके। तो ये सब काम होता है IIPA का। आते हैं अगला बिंदु पर, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप। तो चूँकि अभी देश में जो लॉकडाउन का माहौल है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको दवा की ज़रूरत है। वो बीमार हैं, उनकी तबीयत सही नहीं रह रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है, तो उन्हें इस बीच में मेडिसिन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन लॉकडाउन के कारण वह मार्केट जा भी नहीं सकते हैं, पुलिस उनके साथ
बर्बर तरीके से व्यवहार कर रही है। तो इसी परेशानी को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये ऐप बनाया है जिसका नाम जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप है। इसके द्वारा प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से ऑनलाइन दवाएं खरीदी जाएगी। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इसके बारे में आप लोग को याद होगा कि जब भारत में आयुष्मान भारत नामक योजना की शुरुआत की गई थी, जो कि विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य योजना था, तो उसी में इस बात को कहा गया था। यानी आयुष्मान भारत योजना को 2 हिस्से में बांटा गया था, जिसमें पहला हिस्सा में यह कहा गया था कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको 5 लाख रुपये तक राशि दी जाएगी फ्री में इलाज कराने के लिए। वह हॉस्पिटल में जाएं, चाहे वह हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट, उसका रिस्क जो है गवर्नमेंट लेगी। और वहीं दूसरी तरफ बोला गया था कि गवर्नमेंट जो है हर प्रखंड लेवल पर एक जन आरोग्य केंद्र खोलेगी, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नाम से जानते हैं। और वहाँ जो है जो दवाएं मिलेगी, आप वहाँ जाइए और सस्ते दामों पर दवा को खरीदिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स कि दवा 2 तरह का होता है, एक जेनरिक दवा और दूसरा ब्रांडेड दवा। तो दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में बेसिक फ़र्क ये है कि जेनरिक दवा जो होता है वह बिना किसी पेटेंट के बनाई और बेची जाती है, लेकिन वहीं जो ब्रांडेड दवा होती है उसका पेटेंट कराया जाता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जेनरिक दवा कुछ सस्ता मिल जाता है हमें, और ब्रांडेड जो दवा होता है वो थोड़ा हमें महंगा मिलता है। हालांकि जेनरिक दवा भी वही काम करता है, उसमें ऐसा नहीं कि कुछ कमी होती है जो ब्रांडेड दवा काम करता है। आगे देखते हैं जहाज रानी मंत्रालय। दरअसल ये न्यूज़ लिए था कि जहाज रानी मंत्रालय ने अपना एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, नया वेबसाइट बनाया है, जिसका नाम है shipmin.gov.in, shipmin.gov.in, जिसका उद्देश्य ये है कि आप इस वेबसाइट पर जाएं और इस मंत्रालय के बारे में जो भी कुछ जानना चाहते हैं, या इस मंत्रालय से जो आपको शिकायत है, जो इसमें कमी नज़र आ रही है, इसके कार्यों में कमी नज़र आ रही है, आप उसे इस वेबसाइट के ज़रिए इस मंत्रालय को इन्फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अभी जो इस मंत्रालय के जो मंत्री हैं वह हैं श्री मनसुख एल मांडविया, श्री मनसुख एल मांडविया। तो इसीलिए यह न्यूज़ में था। आज के करंट टॉपिक का एक लास्ट बिंदु देख लेते हैं। आर्टिकल 30, अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 चर्चा में था, जिसका कारण यह है कि भारत में कुछ ऐसे अल्पसंख्यक संस्थान हैं जो कि मतलब गैर अनुदानित हैं, वो सरकार से किसी तरह का अनुदान नहीं लेती है। तो उनका ये कहना था कि हमारे के यहाँ जो मेडिकल स्टूडेंट्स आएंगे तो उनको हम एडमिशन बिना नीट एग्ज़ाम के लेंगे। फिर से समझ लीजिए, यानी भारत में कुछ ऐसे माइनॉरिटीज़ शिक्षण संस्थान हैं जिनका कहना था कि हमारे यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आएंगे मेडिकल में एडमिशन के लिए, उनको हम बिना नीट एग्ज़ाम पास किए भी एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको उसी स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना होगा जो नीट एग्ज़ाम पास करेंगे। तो इसमें अनुच्छेद 30 की बात कही गई थी। तो देख लेते हैं आर्टिकल 30 क्या कहता है। दरअसल भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो 7 मौलिक अधिकार थे, हालांकि अब घटकर 6 रह गया है, तो उसमें एक जो मौलिक अधिकार है हमारा, वह है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। तो 29 ये कहता है कि जो भारत में माइनॉरिटीज़ हैं, चाहे वह जाति के आधार पर हों या भाषा के आधार पर हों, तो वो अपने भाषा का, अपने रीति रिवाज का सही ढंग से उसका हिफाजत, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। यानी उसमें उन लोगों को जीने का अधिकार होगा, ये आर्टिकल 29 कहता है। लेकिन वहीं आर्टिकल 30 क्या कहता है कि भारत के अल्पसंख्यक अपने धर्म का शिक्षण संस्थान खोल सकता है और उसका प्रबंध कर सकता है। जैसे मान लिया माइनॉरिटीज़ में अगर आप लेते हैं मुस्लिम समाज को, तो वह उसका जो प्रारंभिक स्कूल होता है जिसे हम मकतब कहते हैं, उसके बाद मदरसा शुरू होता है, फिर कॉलेज होता है, फिर यूनिवर्सिटी होती है, तो वह अपने मज़हब से संबंधित इस तरह का शिक्षण संस्थान खोल सकती है। उसी में जो है ये मामला भी सामने आया था कि माइनॉरिटीज़ शिक्षण ने इसी अनुच्छेद का दुहाई देते हुए सुप्रीम कोर्ट से
ये फैसला मांगने की कोशिश की थी कि आप हमें बिना नीट एग्ज़ाम पास किए स्टूडेंट्स को भी एडमिशन लेने का अनुमति दें। लेकिन चूंकि यह बात सही नहीं है, आप डॉक्टर्स बनाने वाले स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम पास किए कैसे एडमिशन ले लेंगे। उसके लिए तो भारत सरकार ने जो एक पैटर्न बनाया है उसे तो पास करना ही होगा। तो उसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको उसी स्टूडेंट्स का एडमिशन लेना है जो नीट एग्ज़ाम पास करेंगे। तो ये था फ्रेंड्स आज का कुछ करंट अफेयर्स। अब इसमें देख लेते हैं कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन ताकि आपको याद रह सके। इसमें पहला जो प्रश्न है वह हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हो गया है। तो इसमें होगा ऑप्शन सी, यानी दोनों का मतलब ऋषि कपूर और इरफान खान दोनों का देहांत हो गया है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह हाल ही में हुडको का सीएमडी किसे बनाया गया है। हाल ही में हुडको का सीएमडी किसे बनाया गया है। तो यह है फ्रेंड्स शिवदास मीना, ऑप्शन ए। अगला देखते हैं, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 पर आपातकालीन बैठक बुलाई। हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 पर आपातकालीन बैठक बुलाई। तो ये बुलाया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, यानी ऑप्शन बी। और इसके बारे में हम काफ़ी पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, देख लीजिएगा। आगे देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोवर प्राप्त किए। हाल ही में किस बैंक ने ट्विटर पर सर्वाधिक फॉलोवर प्राप्त किए। तो यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, shipmine.gov.in नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने बनाया है। shipmine.gov.in नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने बनाया है। तो ये बनाया है जहाज रानी मंत्रालय, ऑप्शन सी। तो ये था आज का कुछ महत्वपूर्ण खबरें। अब चलते हैं अपने बिहार की ओर। बिहार के बारे में जो टॉपिक मिला है उसमें है पटना मेट्रो, किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन और मधुबनी ज़िला। पटना मेट्रो कल के न्यूज़ में था कि पटना में चूँकि मेट्रो बनाने का काम शुरू हुआ है और उसी के लिए जो है वहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर को बदला गया है। यानी अब जो वहाँ प्रबंध निदेशक होंगे पटना मेट्रो के वो आनंद किशोर होंगे, जो कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। और वहीं शिवदास मीना को पटना मेट्रो का चेयरमैन बनाया गया है। तो इस प्रकार पटना मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद किशोर बने हैं और जो उसके चेयरमैन बने हैं वह है शिवदास मीना, जिनको हुडको का भी सीएमडी बनाया गया है, शिवदास मीना को। इसलिए यह न्यूज़ में था। नेक्स्ट देखते हैं, किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। दरअसल बिहार सरकार चाह रही है कि रेडियो के ज़रिए किसानों को जागरूक किया जाए लॉकडाउन के दौरान। तो इसीलिए जो है बिहार सरकार ने 6 नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की बात कही है। हालांकि इससे पहले 2 स्थानों पर भागलपुर और बाढ़ में इस प्रकार का रेडियो स्टेशन को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा चुका है और उसमें अगर सफलता मिलती है तो बिहार सरकार फिर 6 नए जगहों पर इस तरह का रेडियो स्टेशन खोलेगी जिससे किसानों को फ़ायदा पहुंचेगा। एक लास्ट देखते हैं टॉपिक मधुबनी ज़िला के बारे में। चूँकि बिहार में मधुबनी ज़िला जो है वह सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन करती है और इसी के रेस्पेक्ट में देखा गया था कि अभी बिहार जो है मछली उत्पादन करने में पूरे भारत में चौथे स्थान पर है, पूरे भारत में चौथे पोजीशन पे है। और बिहार में सबसे ज़्यादा जो मछली का प्रोडक्शन होता है वह होता है मधुबनी ज़िला में। तो ये था फ्रेंड्स बिहार से संबंधित कुछ करंट। आइए देख लेते हैं इसको MCQ के रूप में। पहला जो प्रश्न है वह हाल ही में पटना मेट्रो का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। हाल ही में पटना मेट्रो का प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है। तो ये होगा ऑप्शन बी, आनंद किशोर। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में अग्रणी बन गया है। बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में अग्रणी बन गया है। तो यह है सीतामढ़ी, ऑप्शन बी, सीतामढ़ी। तो इस तरह से हमारा करंट का जो क्लास है वो ख़त्म होता है। अब देखते हैं आज का सवाल। मगर फ्रेंड्स हर रोज़ की तरह हम लोग पहले पिछले दिए हुए सवाल पर डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कल के सवाल पर।
कल जो हमने प्रश्न पूछा था वो था ग्रीन बिल्डिंग के बारे में। तो आइए समझते हैं ग्रीन बिल्डिंग क्या होता है। ग्रीन बिल्डिंग दरअसल एक हरित इमारत होती है जिसको बनाने में यह ध्यान रखा जाता है कि हमारा पर्यावरण गंदा ना हो, यानी पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे हमारी बिल्डिंग से। यानी जब हम बिल्डिंग को तैयार करें तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए तैयार करें ताकि हमारे भवन से किसी प्रकार का नुकसान हमारे पर्यावरण को न पहुंचे। तो इसी को ग्रीन बिल्डिंग या हरित इमारत कहा जाता है। अब यहाँ पर जब हम अपने मकान को बनाएंगे तो कौन कौन से ऐसे बात को ध्यान रखें जिससे हमारा वायुमंडल जो है स्वच्छ रहे। तो इसमें आपको बनाना पड़ेगा जैसे रेन वेस्टर हार्वेस्टिंग, जैसे बारिश का पानी जो है वो बर्बाद ना हो, उसके लिए आपको अपने भवन में इंतज़ाम करना होगा। आपके घर में जो पानी का हर रोज़ इस्तेमाल होता है वह फिजूल बर्बाद ना हो, उसके ऊपर ध्यान रखना होगा कि उसका कहीं ना कहीं हम इंतज़ाम करके रखें। अपने घरों में सोलर एनर्जी की व्यवस्था करनी होगी ताकि जो घर में बिजली की बचत हो सके। तो ये सब बहुत सारा फैक्टर है जिसको आप लोग अगर ध्यान में रखते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका वायुमंडल स्वच्छ रहेगा और आपका घर भी जो है बिल्कुल फ्रेश होगा, जीवन के लायक होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है। यानी ग्रीन बिल्डिंग का जो संबंध है सीधा सीधा वह पर्यावरण सुरक्षा से है। हम लोग को अपने घर बनाने से पहले उसमें प्राकृतिक हवा के प्रवेश का भी और उसके निकासी का भी बेहतर डिजाइनिंग करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारे घर में कृत्रिम पंखा या कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से घर में अगर सोलर एनर्जी आ रहा है तो जाड़े के दिनों में हमें एयर कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जानते हैं कि एसी के ज़रिए जो है उसमें से जहरीली गैसें निकलती है क्लोरीन नाम की, जो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब हम हरित इमारत तैयार करते हैं तो उससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है। अब देखते हैं कि ग्रीन बिल्डिंग से लाभ क्या क्या है। तो ग्रीन बिल्डिंग से बहुत सारा लाभ है। पहला तो है कि हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा। हर तरह का अगर इंतज़ाम होगा घर में, प्राकृतिक हवाएं आएगी, कृत्रिम हवा से हम बचने का कोशिश करेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, स्वास्थ्य हमारा अच्छा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि बिजली की बचत होगी। अगर हम घर में सोलर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमारी बिजली की बचत होगी और उसके साथ साथ हमें जो बिजली बिल भरना पड़ता है तो कुछ हमारी धनराशि भी बचेगी, यानी फिजूल खर्ची से भी हम बचेंगे। उसी तरह से आप घर में पानी को बर्बाद होने से बचाते हैं तो उसी पानी का इस्तेमाल कुछ दूसरे काम में किया जा सकता है, खेती में किया जा सकता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जल संकट का जो दर्पण है वो हम लोग के सामने आ चुका है। कई ज़िले जो हैं भारत के वह जल संकट से ग्रसित हैं। तो इस तरह से बहुत सारी फ़ायदा हैं ग्रीन बिल्डिंग से। ग्रीन बिल्डिंग की अब जो है हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, क्यों ये कॉन्सेप्ट लाया गया हरित भवन का। तो हरित भवन का जो कॉन्सेप्ट लाया गया है उसके पीछे कई रीज़न है। एक तो है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि सन 2030 तक हम ग्रीन हाउस गैस में 33 से 35% की कमी करेंगे और उस दिशा में भारत जो है हमेशा प्रयासरत है और कई ऐसी तरह के काम कर रहा है जिससे हम ग्रीन हाउस गैस को 33 से 35% कम कर सकें। उसी में एक ग्रीन बिल्डिंग का भी संकल्पना है। ग्रीन बिल्डिंग जब हम बनाएंगे तो उससे हमारा पर्यावरण में जो प्रदूषण है वो कमेगा, उसमें जो जहरीली गैसें हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो पहला तो ये एक कारण है ग्रीन बिल्डिंग अपनाने का। दूसरा कारण क्या है कि अभी हम लोग जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रहे हैं जिसका मुख्य जो कारण है वह है ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमारे पृथ्वी पर तापमान जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और इस तापमान के कारण हर चीज़, चाहे वह जलमंडल हो, वायुमंडल हो या स्थल मंडल हो, सब धीरे धीरे अपना रंग को बदल रहा है, अपने रूप को बदल रहा है, अपने वास्तविक रूप को छोड़कर अपना दूसरा कृत्रिम रूप हम लोग के सामने दिखा रहा है जिसका खामियाजा हमें झेलना पड़ रहा है। अब इसी में देख लेते हैं फ्रेंड्स के ग्रीन बिल्डिंग को अपनाने में आखिर वह कौन कौन सा चुनौतियां हैं जो हमें हरित भवन को अपनाने में बाधा डाल रही है। तो उसमें कुछ है जैसे सीमित जागरूकता। एक तो जागरूकता इसके बारे में नहीं फैलाई जा रही है और लोग इसके बारे में जागरूक नहीं हो रहे हैं कि हाँ, हम जब भवन बनाएं तो ऐसा बनाएं कि उसमें पेड़ पौधे को भी रोप सकें, पेड़ पौधे का भी इंतज़ाम कर सकें, उसकी व्यवस्था कर सकें ताकि हमारे घरों में जो आबो हवा आए वह बिल्कुल फ्रेश आए।
दूसरा है अपर्याप्त नीतियाँ। हरित भवन से संबंधित जो सरकारी नीति बनाई गई है वो भी पर्याप्त नहीं है, उसमें भी बहुत सारी कमी है। तीसरा है अपर्याप्त प्रोत्साहन। गवर्नमेंट के जरिए इसे प्रोत्साहित भी करने का प्रयास उतना ज़्यादा नहीं किया जा रहा है जितना जलवायु परिवर्तन को देख करके किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि जनता को वह संपत्ति कर, प्रॉपर्टी टैक्स जैसे छूट दे। अगर इस तरह का टैक्स में छूट देती है गवर्नमेंट तो जनता जो है ज़रूर इस तरह का भवन बनाने की तरफ अग्रसर होगी। इसमें निवेश की कमी है, विशेषज्ञों की कमी है, तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। इसमें बैंक को चाहिए कि जब वह आवास बनाने के लिए पैसे देती है, कर्ज देती है, उसमें वह ग्रीन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट लाए। यानी ग्रीन बॉन्ड आप खरीदिए जिसके तहत इस बॉन्ड के जरिए जो आप पैसा लेंगे उसका उद्देश्य यानी उस पैसे का प्रयोग जो है सिर्फ और सिर्फ भवन बनाने में किया जाएगा, और ऐसा भवन जो हरित हो, जो बिल्कुल पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो। तो इस तरह से प्रयास अगर किया जाता है तो भारत में भी हरित भवन को शाद और आबाद किया जा सकता है। तो ये था फ्रेंड्स ग्रीन बिल्डिंग के बारे में कुछ जानकारी। अब देख लेते हैं आज का सवाल। सवाल है, अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम के आलोक में विश्व स्वास्थ्य संगठन को समर्थन दिया जाना जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसकी भूमिका बेहद अहम है। चर्चा कीजिए। फिर से सुन लें। अमेरिका द्वारा उठाए गए कदम के आलोक में विश्व स्वास्थ्य संगठन को समर्थन दिया जाना जरूरी है क्योंकि कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में इसकी भूमिका बेहद अहम है। चर्चा कीजिए। तो ये है आज का सवाल। इस पर आप लोग घर में खूब प्रैक्टिस कीजिए और खूब लिखने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। ओके, जय हिंद।